यहीं कहीं ग्राम सभा होगा। ग्राम सभा कहाँ है? आपके गांव में। हाथ खड़े करें कितने लोग अपने गांव में ग्राम सभा जाते हैं? नीचे रखो, नीचे नीचे। कितने लोग अपने गांव में जब ग्राम सभा होता है हाथ जाते हैं, बैठते हैं ग्राम सभा में? मैं पूछूंगा किसी ने किसी को, ठीक है? हाथ खड़े करें और हाथ कम होंगे, ठीक है ना? तो आप जब तक ग्राम सभा को समझेंगे नहीं, हम तो बता रहे हैं कि आपका ये अधिकार है बच्चे, तो कैसे होगा? कोई सीखेंगे क्या? यदि हम उस ग्राम सभा में नहीं जाएंगे तो सीखेंगे क्या? नहीं। और मेरे नहीं तो कोई मसला से आके आपको रोज यहाँ सिखाने वाला नहीं है। ये करना आपको है। करना कैसे है? इसलिए हम एक कदम गांव की ओर जो अभियान चलाए, ये केवल छत्तीसगढ़ में नहीं चल रहा है, पूरे देश के लोग ये और सोचते हैं, जानते हैं कि हमें अब शहर की ओर नहीं, पूंजीवाद की ओर नहीं, बाजारवाद की ओर नहीं, जो हमारा गांव का जो बुनियादी इकाई है, ठीक है ना, हम उसकी ओर जाएंगे, ठीक है? तो हम वापस जाते हैं गांव की ओर। जिस गांव से आप आए हैं, अभी भूल जाइए आप इधर अंबिकापुर में आए हैं, आप उस गांव के बारे में सोचिए 5 मिनट तक, जिस गांव से आप आए हैं, ठीक है? ये गांव का नक्शा है। कितने लोग देखे हैं इसको? हाथ खड़े करें। ये नक्शा को दूर से दिख रहा है क्या? ऊपर वालों को दिख रहा है क्या? दिख रहा है? देख रहे हैं? ओके, ठीक है। ये ऐसा नक्शा कभी देखे हैं क्या? हाँ, देखे हैं। ऐसा नक्शा आप लोग जरूर नहीं देखे होंगे। नहीं देखे हैं ना? नहीं देखे हैं ना? देखे हैं। लेकिन इसके अंदर में क्या क्या है वो दिख रहा है क्या? एक लाठी। इस नक्शा में क्या क्या दिख रहा है आपको कुछ पता है क्या? थोड़ा देखेंगे। ये मवेशी है, ये तालाब है, ठीक है ना? ये कुछ खेत खलिहान है, ये जंगल है, ये नदी है, ये आपके पेड़ निकल है, ठीक है? ये घर है, ये राउड है, ठीक है? ये ठाकुर देव है, ये पूरे जो आटो राव है आपके गांव के आसपास के, ऐसे गांव में रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। कितने लोग जानते हैं रहता है? हाथ खड़े करें। गुड। इसका मतलब अभी आप अंबिकापुर में नहीं बैठे, आप अपने गांव के बारे में सोचिए। जिस गांव से आए हैं उसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ग्राम सभा वही है और मैं उसी ग्राम सभा की बात कर रहा हूं। तो ये जो गांव है वो आपके गांव के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ये गांव में यही व्यवस्था आपकी संचालित है, जिसको विजय भाई बोल रहे थे पारंपरिक क्षेत्र कहाँ होता है। तो आप सबको आपके गांव का पारंपरिक क्षेत्र पता है कि नहीं? हाथ खड़े करेंगे। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। जब आपको अपने घर का बाउंड्री नहीं पता तो आप उस घर के मालिक हैं क्या? नहीं हो सकते। कैसे होगी बताओ? मैं जानता हूँ ना, मेरे घर पर परकोटा मेरे अंदर का है तो मैं तो गरज लूंगा, कलेक्टर आएगा, एसपी आएगा तो भी गरज लूंगा। कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? जब आपको आपके गांव का सीमा ही नहीं पता तो आप कैसे करेंगे? आप तो दूसरे के पर भरोसे हैं, है कि नहीं? तो जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। ये बाउंड्री कैसे बनता है? ये बाउंड्री जिस दिन आपका गांव बसा, जिस दिन आपका गांव बसा उस दिन से बाउंड्री बनता है, ठीक है ना? हम इस पिक्चर को अपने दिमाग में रखिएगा। ये भले गोल बना दिए हैं, आपका गांव का जो सीमा है थोड़ा आड़ा तिरछा होगा, ये इसको बोलते हैं कस्टमरी बाउंड्री। हम पूरे समय इस कस्टमरी बाउंड्री को आगे रख करके, फ्रंट में रख करके हम आगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, पैसा जनरली है क्या चीज? पैसा पैसा सब बोलते हैं, पैसा है क्या चीज? नेक्स्ट, ये जो पंचायत शब्द लिखा है, मैं पंचायती राज कानून की बात नहीं कर रहा हूँ। 2 व्यक्ति आगे खड़े हो जाएंगे मेरे सामने 2 व्यक्ति आ जाएंगे। कोई आ जाएंगे 2 व्यक्ति। ये जो पंचायत शब्द लिखा है, ये जो पंचायत लिखा है, ये पंचायती राज कानून की बात मैं नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा। ये पंचायती राज एक कानून है, स्टेट गवर्नमेंट का कानून है। मैं बात कर रहा हूं इस किताब की, पंचायत से। ये कौन सी किताब है? ये कौन सी किताब है? ये भारत का संविधान है। ये देश किससे चलता है? दोस्तों, ये देश किससे चलता है? इसी का प्रस्तावना हमने सुबह सुबह बोला, सबने शपथ लिया ना कि हम ऐसे ही व्यवस्था को कायम रखेंगे इस देश में। तो ये देश किससे चलता है?
संविधान किससे चलता है? उसके बनाए हुए कानूनों से। वो कानून कैसे चलता है? उसके बनाए हुए नियम से। समझ रहे हैं ना? और वो नियम कैसे चलते हैं? उनके बनाए हुए नीचे के आदेश और निर्देश से। अब हमको ये देखना है कि जब ये देश संविधान से चलता है तो संविधान की मंशा क्या है? क्या इसके अनुरूप ये कानून काम कर रहा है? क्या इसके अगेंस्ट में जो नियम बने या इसके अगेंस्ट में जो आदेश आए क्या वो सही है कि नहीं? ये जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक अभी जितने सवाल आप लोग कर रहे थे वही सवाल होने वाला है। तो एक बार बोलिए, ये देश किससे चलता है? संविधान से। तो हम संविधान को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पंचायत जो शब्द है, जो पंचायत व्यवस्था है, तो इससे पंचायत व्यवस्था ये संविधान में जोड़ा गया है भाग 9 में। उस व्यवस्था को एक्सटेंड करना है। किधर एक्सटेंड करना है? आगे किस एरिया में एक्सटेंड करना है बोल रहा है? किस एरिया में बढ़ाना है बोल रहा है? विस्तार किधर करना है? शेड्यूल्ड एरिया में। याद रखिएगा, इस कानून को बढ़ाने के लिए बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये एक अलग कानून है, लेकिन ये देश किससे चलता है और ये कह रहा है कि शेड्यूल्ड एरिया में इसमें जो व्यवस्था होगा इस व्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है। आगे किस एरिया में? जिस एरिया को राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वो नोटिफाई किए होंगे, अधिसूचित किए होंगे कि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। तो ये बस्तर, ये सरगुजा संभाग जो है वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है कि नहीं? कितने लोग पता है? हाथ खड़े करें। सबको पता होना चाहिए ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। जिसको पता नहीं होगा तो आज तक पूरा ट्रेनिंग गड़बड़ है। तो ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, यहाँ सभी लोग रहते हैं, चाहे वो एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, जनरल हो, सभी लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। हम बात करेंगे कि 5वीं अनुसूची में अंतर क्या है और 6वीं अनुसूची में अंतर क्या है, सामान्य क्षेत्र में अंतर क्या है। ठीक है ना? पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, इसको लंबे बोलने में हमें दिक्कत होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पैसा बोलते हैं। जनरली यही नाम है और एक्सटेंड कैसे कर रहे हैं उसको हम आगे देखते हैं। एक गांव का नक्शा था, याद आया सबको? गोल था, उसमें आपके पूरे 10 राव हैं, पूरे 10 राव हैं, सारे कहना है उसमें, जितने आपके जिम्मेदारी होंगे, ठाकुरदेव होंगे, ठीक है? इधर क्या क्या देवी देवता जो मानते होंगे आपके गांव में, वो सारा चीज होगा आपके गांव में। ठीक है ना? ये नक्शा को थोड़ा देखना है आपको। ये मैं इसी परिदृश्य में पूरा ट्रेनिंग रखूंगा, मैं इसी पे बात रखूंगा। ये है सरगुजा संभाग, ये है बस्तर संभाग। बस्तर संभाग के नियरेस्ट ये कुछ एरिया हैं, जैसे धमतरी जिला है, धमतरी जिला का नगरी है। इधर बालोद जिला का डौंडी है। थोड़ा पीछे जाएंगे तो मानपुर मोहला है, राजनांदगांव गांव का हिस्सा हुआ करता था, अभी जिला बन गया। इधर वाले में आपको देखेंगे रायगढ़ के बीच में तो आधा हिस्सा है, इधर देखेंगे तो कोटा है पूरा। हाँ, पूरा एरिया यदि आप देखेंगे इधर वाले में तो ये पूरे छत्तीसगढ़ का नक्शा है। और ये छत्तीसगढ़ के नक्शे को आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये भाग 1 है। हम इसको 8 भाग में पढ़ेंगे और 5 बजे तक पढ़ेंगे 8 भाग में। तो जहां ज्यादा समय कम पड़ेगा मैं उसमें स्पीड चला जाऊंगा, लेकिन अभी आप समझने के लिए हम इसी स्पीड में जाएंगे। ठीक है? ये एक आंकड़ा है, ये आंकड़ा जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप पैसा को नहीं समझ पाएंगे। एक्चुअल में पैसा लागू कहाँ होता है ऐसे बोलने से छत्तीसगढ़ में होता है क्या? छत्तीसगढ़ में नहीं। देखिए ये जो पीला कलर है और ये पीला कलर, यही ही पैसा लागू होता है, यही पैसा लागू होता है। और ये जो सफेद वाला एरिया है इसको बोलते हैं सामान्य क्षेत्र। कितना क्षेत्र? सामान्य क्षेत्र। और ये सामान्य क्षेत्र हमने घोषित नहीं किया, छत्तीसगढ़ ने घोषित नहीं किया, ये राष्ट्रपति ने घोषित किया कि इस एरिया में आदिवासियों की बहुलता है, इस एरिया में आदिवासियों की बहुलता है, इसलिए यहाँ के लिए सामान्य कानून लागू होंगे, इस एरिया में अपवाद और रूपांतरण के अधीन लागू होंगे, हम जो आगे जाके देखने वाले हैं। अब यदि इसको देखेंगे तो ये देखिएगा इधर कोटा है, धर्मजयगढ़ है, लैलूंगा है, गरगोड़ा है, खरसिया है, तमनार है। इधर देखेंगे तो डौंडी है, मानपुर मोहला है, नगरी है, गरियाबंद में मैनपुर है, चूरा है। समझ रहे हैं ना? तो ये वाला जो पेज है इसमें से 146 ब्लॉक हैं। कितने हैं? 146 ब्लॉक हैं छत्तीसगढ़ में।
ये आंकड़ा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये मुझे बल देता है किसी अधिकारी से बात करने के लिए, किसी गांव में जाकर समझाने के लिए। छत्तीसगढ़ में कितने विकास खंड हैं? 146। 146 में से 86 विकास खंड पूरे पूरे पेशा क्षेत्र हैं। कितने? ये तो बड़ा आंकड़ा है। 146 माइनस 86 कर तो कितना बचा? जो बचा ये बीच का क्षेत्र है जहां पेशा लागू नहीं होता। यदि हम इस आंकड़े को थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं तो टोटल 20,000 गांव हैं इस पूरे छत्तीसगढ़ में। कितने गांव? 20,000 गांव। एक सीओ मैडम की गाड़ी अभी जा रही है। सीओ मैडम की गाड़ी के आगे में किसी गाड़ी 78-72 के ड्राइवर कहीं बैठे हुए हैं, कृपया जाके गाड़ी हटा दें वहां से। 78-72 CG 15 DH 78-72 वो हमारे सीओ मैडम के गाड़ी के सामने लगी हुई है, वो जांच चाह रही है, कृपया गाड़ी आप हटा रहे हैं, जिसकी गाड़ी का नंबर है 78-72। ठीक है, तो ये आंकड़ा को देखिए कि टोटल 20,000 गांव है, उसमें से लगभग 10,000 गांव आपके शेड्यूल्ड एरिया में है। इसका मतलब 50% गांव किस एरिया में है? सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में। ठीक है ना? यदि आप इसी को देखेंगे कि टोटल ग्राम पंचायतें कितनी हैं, ठीक है, तो 11,000 में से लगभग 5,500 इन्हीं एरियाओं में है। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा और आगे जाते हैं आपको समझ बनाने के लिए। देखिए ये एक आंकड़ा है, आपको नहीं दिख रहा होगा ऊपर वालों को, मैं पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है ना? ये जो एरिया है ये पूरा के पूरा 61% हिस्सा है। कितना प्रतिशत हिस्सा? 61। कितना प्रतिशत? 61। यदि छत्तीसगढ़ का 100% भौगोलिक क्षेत्र बोलेंगे तो उसमें से 61% हिस्सा जो है आदिवासी क्षेत्र है। कितना प्रतिशत? तो बचा कितना 100 में? जल्दी बोलो। 39% भौगोलिक क्षेत्र ही सामान्य क्षेत्र है। तो बड़ा कौन सा? 39 वाला कि 61 वाला? 61% हिस्सा आदिवासी क्षेत्र है और वहीं पे पेशा लागू होता है। और पेशा जनरल कानून नहीं है, सामान्य कानून नहीं है, वो विशेष क्षेत्र में विशेष अपवाद और रूपांतरण के अधीन लागू होने वाला कानून है। इसका मतलब हम आज पूरे 61% हिस्से पे बात करेंगे, 39% हिस्से पे बात नहीं करेंगे। जनरली स्टेट में बैठे हुए लोग, रायपुर में बैठे हुए लोग जब इस प्रदेश के लिए जब नीति नियम बनाते हैं तो कैसे देखते हैं? पूरा प्रदेश एक बराबर है, ऐसा देखते हैं कि देखते? पूरा प्रदेश एक बराबर है करके वो लोग कानून बनाते हैं। कानून उनको 39 के लिए अलग बनाना चाहिए और 61 के लिए अलग बनाना चाहिए, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके नियम कानूनों के अनुसार वो रिजल्ट देगा। भाई आप 39 के लिए कानून बनाए और 61 में थोप दिए, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अभी जो आपका सवाल था यही हो रहा है ना। 39 में बनाए आप लोग, बढ़िया बनाए, रायपुर गुरु भिलाई राजनांदगांव बेमेतरा में लागू होगा करके, और उसको कहां थोप दिया? सरगुजा में थोप दिया और वहां पे बस्तर में कर दिए। वो रिजल्ट देगा क्या? नहीं देगा, वो आपके ऊपर लागू ही नहीं होगा तो कैसे होगा? नेक्स्ट अब हम पेशा के पृष्ठभूमि पर जाते हैं। पेशा के पृष्ठभूमि उसको समझने के लिए थोड़ा मैं पीछे जाना चाहता हूँ। ये पेशा एक्ट में है क्या? इस देश में 90 के दशक में दो बड़े बदलाव हुए। कितने बड़े बदलाव हुए? दो बड़े बदलाव हुए। एक उसी समय 90 के दशक में उदारीकरण की नीति लाई गई इस देश में और कहा गया कि हम इस देश में आर्थिक सुधारों को लेकर के बहुत सारे सख्त कानून हैं, उन सख्त कानूनों को शिथिलता लाते हुए हम उसमें संशोधन करेंगे। इस एरिया में सरगुजा में उद्योग चाहिए, धंधा चाहिए, रोजगार चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। सरगुजा के साथ बस्तर में भी चाहिए, वहां का भी विकास चाहिए, वहां भी उद्योग डालेंगे, धंधे डालेंगे, पानी, बिजली, सड़क चाहिए। तो ये 90 के दशक में उदारीकरण की नीति इस देश में लाया गया और ये कहा गया कि जो सख्त कानून थे उस जमाने में, जो विद्यमान प्रयुक्त विधि रही होगी उस समय, जितने भी एग्जिस्टिंग लॉ या रूल्स रेगुलेशन रहे होंगे और कड़े थे, उस समय आदिवासी की जमीन आदिवासी के अलावा कोई ले नहीं सकता था। अभी आपको कई शिकायत करेंगे, हाँ अभी जब हाथ खड़े करेंगे सवाल के लिए तो मेरे से कई सवाल खड़े करेंगे कि आदिवासी की जमीन ले लिया, आदिवासी की जमीन को ले लिया। 90 के दशक में सब लोग डरते थे बस्तर और सरगुजा में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ के आदिवासी की जमीन पे हम नहीं रह सकते, रहेंगे तो किराए में रहेंगे। तो उस कानून को, उस सख्त कानून को हमको शिथिलता बरता गया और कई कानूनों में संशोधन। वो हम आगे देखेंगे किन किन कानूनों में वैसा किया गया। एक जो दूसरा बड़ा बदलाव हुआ वो था ग्राम स्वराज की परिकल्पना को इस देश में
लाया गया। और ये जो ग्राम सभा नेक्स्ट